लास्ट जो है हमने अपना लेसन नंबर 6 देखा था, जिसके अंदर आप कह लें हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी। एक था हाइपरलिंक और एक था कमेंट बॉक्स। तो हाइपरलिंक ये था कि हमने उसको सिंपल भी यूज़ किया था, सेम टू सेम एम एस वर्ड की तरह था, लेकिन हमने उसकी एक एडवांस शक्ल देखी थी, जो कि एक शेप के ऊपर हमने हाइपरलिंक अप्लाई किया था, जिस पर क्लिक करने से हमारे पास मतलूबा शीट जो है, यानी कि वर्ड शीट के अंदर जो मखसूस शीट है उसको हम ओपन कर सकते थे। और साथ ही हमने अपना कमेंट बॉक्स देखा था कि आप उसके अंदर किस तरह से सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, और टेक्स्ट के साथ अगर तस्वीर भी लगाना चाहें तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं। उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह थी। तो ये तो हमने अपना कल की क्लास में पढ़ा था। इसके अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो भी पूछ लें। अल्लाह का करम ठीक ठाक। सही। अच्छा जी, फिर आज है हमारे पास लेसन नंबर 7, जो कि है जी एडवांस फार्मूला। तो इससे पहले जो हमने फार्मूलाज देखे थे वो बेसिक से थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और सम के कुछ तरीके थे, यानी कि वो प्लस में ही शमूलियत था। तो आज जो हमारे पास सबसे पहला है जी एक्सेल के किसी एक सेल को किसी दूसरे सेल के साथ लिंक करना। सेल लिंक करने का तरीका, सबसे पहले जिस सेल को लिंक करना है उस सेल में इक्वलिटी यानी कि इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद सेल के साथ लिंक करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करें, जो वैल्यू दूसरे सेल में होगी वो इसी सेल में भी आ जाएगी। यानी कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप कह लें। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी जगह पर कुछ फार्मूलाज लगाए, जैसा कि हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। अब मैं इन सब का टोटल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमने फार्मूले पढ़े। आप सिंपल प्लस भी लगा सकते हैं और इज इक्वल टू सम भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आर प्लस इज इक्वल टू दबा के इज इक्वल टू सम और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 389। अब मान लें मुझे यही आंसर कहीं और पे भी चाहिए, यानी कि इसके नंबर्स ना हो, सिर्फ आंसर मुझे कहीं और चाहिए, और वो भी फंक्शनल हो, कि जो ही हम वैल्यूज़ चेंज करें तो जहाँ आंसर यहाँ पर चेंज हो रहा है तो वहाँ पर भी चेंज हो, एक तरह की ना मिरर सी आ जाए कि यही चीज़ हमें इधर भी दिखाई दे या कहीं और। तो उसके लिए क्या हम ये लिंक का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो चलें ये बेसिक से फार्मूले ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें तो इशू नहीं है, बंदा दोबारा भी लगा ले, इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ फार्मूले होते हैं काफ़ी लेंथी होते हैं, ऐसा कि एक ग्रेड वाला हो गया मिसाल के तौर पर। तो वो आंसर अगर आपको मल्टीपल एरियाज़ में चाहिए तो हम बार बार फार्मूला लगाने से अच्छा है कि एक जगह फार्मूला लगाएं और उसको लिंक कर दें बाकी सेल्स के साथ। ठीक, तो सिंपल है। जैसा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 389 आंसर आ रहा है, जो कि इन नंबर्स की वजह से यहाँ पर आ रहा है, यही चीज़ हमें यहाँ पर भी नज़र आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, यहाँ लिंक करने लगे। तो उसके लिए सिंपल है, इज़ इक्वल टू लगाएं। लगाने के बाद जिस सेल का डाटा आप कहते हैं यहाँ पर भी शो, उस पर क्लिक करें। हमारे केस में मैं चाह रहा था कि 389 जो यहाँ शो हो रहा है ये वहाँ पर भी आए, तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करके देन इंटर प्रेस कर दूंगा, और कुछ नहीं। तो ये 389 इधर भी आ गया है और इधर ऑलरेडी मौजूद था। और यहाँ वाला जो 389 है इसको अगर हम इग्नोर करें, यहाँ वाला 389 किस वजह से है, क्योंकि हमने इन सब को प्लस करके यानी कि इज इक्वल टू सम का फार्मूला लगाया है, उससे ये यहाँ पर आंसर दे रहे हैं।
और यहाँ पर हमने इसको लिंक करवा दिया कि जी इस सेल के अंदर ये वाली चीज़ हमें यहाँ शो करे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये चीज़ अपडेट हुई, और ये होते साथ ही यहाँ पर जो हमने सेल लिंक की है वो भी हमारा चेंज हो गया, क्योंकि उसका मकसद ही ये एक ही है कि जो हमारे पास एक सेल का डाटा है वो दूसरे में भी है। अब चाहे उसके अंदर नंबर हो, चाहे उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक क्यों ना हो। जैसे कि मैं यहाँ अगर लिखता हूँ ना, अपना नाम लिख रहे उस्मान, तो वहाँ पर भी उस्मान ही टाइप हो गए, यानी कि सेम सेम चीज़ मिरर सी बन गई है इधर हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो स्टक हो गई थी। हम कह रहे थे कि हमने एक सेल लिंक करने का तरीका देखा है, जिससे क्या है कि अगर किसी एक जगह पर आपने कोई फार्मूला लगाया है या कोई डाटा लिखा है और आप चाहते हैं कि वही चीज़ दूसरी जगह पर भी आ जाए, तो बार बार फार्मूला लगाना वो काफ़ी लेंथी हो जाता है हमारे लिए। तो उसको हम ये करते हैं कि हम एक सेल को दूसरे सेल के साथ लिंक कर लेते हैं, ताकि एक फार्मूला हमें बार बार ना लगाना पड़े। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, जैसा कि हमारे पास ये 450 एक नंबर है, और ये नंबर इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर एक सम का फार्मूला लगाया है जो कि इन तमाम नंबर्स को प्लस करके इधर आंसर दे रहे हैं। अब मैं यही चाह रहा हूँ कि यही 450 इधर भी आए। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, देन अगेन यही जगह सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। आंसर ज़रूर आएगा, लेकिन क्या है, टाइम लग गया। और अभी तो ये छोटा सा फार्मूला है, कल को इन फ्यूचर अगर लेंथी फार्मूले हो फिर ज़रा इश्यूज़ आती हैं। तो अगर आपको सिर्फ आंसर से मतलब है कि हाँ भी जो आंसर इधर आ रहा है वही इधर भी आए, बस और कुछ नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो लिंक करने का क्या तरीका है, सिंपल, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएं, जहाँ पर आप शो करवाना चाह रहे हैं उधर इज़ इक्वल टू, देन जो सेल है उस पर आप क्लिक कर दें, जैसा कि 450 है, इस पर मैंने क्लिक किया और एंटर दबा देने। कुछ भी नहीं करना, कोई लिंक का फार्मूला नहीं, इज़ इक्वल टू लिंक, इज़ इक्वल टू लगा के सेल सेलेक्ट करना होता है और एंटर दबा देने। जिससे क्या है कि जो चीज़ अब इस सेल में होगी 450 वाले में, वही चीज़ इधर भी शो करेगा। जैसा कि अगर मैं ये वैल्यूज़ चेंज करता हूँ तो इन सब को प्लस करके इधर आंसर दिया गया है, तो ऑफ कोर्स हमारा ये यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज में आएगा। ये एक तरह की मिरर आ गई है। सेम सेम अब इसके अंदर उर्दू या इंग्लिश कुछ भी लैंग्वेज लिखेंगे तो वो दोनों में हमारे पास आ जाएगा। जी हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आप एक वर्ड पे क्लिक करके इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ इस एक सेल को ही रिपीट करेगा, हम्म। बाकियों को ये कैसे कर रहा है? मतलब उसके नीचे नीचे अमाउंट लिखते जाएंगे। पहले जो आपने बताया था उसमें तो हर सेल का यानी कि जो अमाउंट या कोई अल्फ़ाबेट लिखे होते थे, तो हर दफ़ा इज इक्वल टू करना पड़ता था, फॉर्मूला बता लगाना पड़ता था। इसमें सबके साथ कैसे होता जा रहा है, मतलब एक दफ़ा लगाने से ही? वो हमने इज इक्वल टू सम का फार्मूला लगाया है। सम में आपको ना वो सिलेक्शन एक दफ़ा ही करनी पड़ती है। अगर हम इज इक्वल टू सिर्फ वो प्लस वाला लगाए ना, तो उसके अंदर एक एक पे क्लिक करना होता है, देन बीच में प्लस का सिंबल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर एक लिस्ट के अंदर गट्ठे नंबर्स हैं तो इज इक्वल टू सम, और आप यहाँ से ये जगह सेलेक्ट कर लें तो वो गट्ठे आंसर देगा। और अगर ये इज इक्वल टू जो हमने राइट किया हुआ उसको यानी कि मतलब क्लिक करके सारा करेंगे, तो जो अगर आपने नीचे भी लिखना हो वो भी नीचे दूसरी साइड पे आता जाएगा? यानी कि आपकी बात मैं नहीं समझा। ये अभी आपने इसको मतलब किया है ना, हम्म। इसके नीचे यहाँ तक फोर, ये क्या है, 65 लिखा हुआ है। ठीक। 65 तक हमने ये कर लिया है। हम्म। अगर यहाँ पे हमने अब फॉर्मूला लगाया, अब 65 से अगर हम 10 अमाउंट्स और लिखेंगे तो क्या ऑपोजिट साइड पे भी ऐसे ही लिखता जाएगा, या वो दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, फार्मूला बेशक लगा लें। अगर हाँ इन फ्यूचर अगर लेंथी फार्मूला है तो उसके अंदर हम ये करते कि रेंज एक्सपेंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमें पता है ये आंसर यहाँ पर इस चीज़ का आ रहा है कि जो ये वैल्यूज़ प्लस की गई हैं, लेकिन इसी के लेफ़्ट राइट कहीं और हमारे पास अगर नंबर्स आ गए मज़ीद, जैसा कि एक और हम लिस्ट बना रहे हैं,
जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी इसके साथ प्लस होके यहाँ पर आंसर आए, यानी कि दोनों का प्लस होके एक जगह पर आंसर आए। तो हम दोबारा फार्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, इसको यहाँ से ड्रैग करके ये कोनों से ही पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से आपने इसके एक पॉइंट से पकड़ के इसको राइट पर भी ले आने हैं। जिससे क्या है कि ये बॉक्स जो हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा और वो इसकी रेंज में आ जाएगा, जिससे हमारे पास फिर ये नंबर्स, यानी कि जो राइट साइड पे हमने कॉलम में नंबर लिखे हैं एक्स्ट्रा, ये भी फिर प्लस होंगे और हमारे पास अब ये काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है। अब ये इनको भी प्लस कर रहा है और साथ इनको भी प्लस करके इस एक जगह पर आंसर दे रहा है। सर जी, मैं ये नहीं कह रही, अब एक लाइन है, अगर हमने इसको मतलब कर ली है, हम्म, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया और दूसरी साइड पे भी सेम हो गया, अब ये जो सेकंड लाइन है ये हमने फॉर्मूले के बाद लिखी है, ठीक। तो ये डायरेक्ट होगा या दोबारा इसको करना पड़ेगा? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर एक जगह फार्मूला लगाया है और उसके हाँ लिए जी। हम स्टार्ट में यानी कि इज इक्वल टू सम ही है, सम ब्रैकेट, और मैं कुछ ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी नंबर नहीं लिखे हुए, जैसा कि ये कर लिए, तो हमें ये आंसर देगा। तो जी, अगर खाली जगह सेलेक्ट कर लिया ना आपने, तो वक्ती तो ज़ीरो आंसर होगा, लेकिन इन फ्यूचर जब हम इस जगह पर कहीं पे भी कोई नंबर लिखते हैं तो साथ साथ अपडेट करता जाएगा ऑटोमेटिकली। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, आंसर अपडेट और होगा। अगर हम खाली जगह को सिलेक्ट ना करें तो वो जहां तक है बस वहीं देगा, और अगर बाद में हम खाली जगह पे लिखें तो दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, सिलेक्शन फिर ज़रूरी होगी, यानी कि अगर स्टार्ट में हम सिलेक्शन ना करें और अगर एक्स्ट्रा नंबर्स लिख लिए बाद में भी, तो हमारे वो रेंज के अंदर नहीं आएंगे, तो वो प्लस नहीं करेगा उसको। जी ठीक है, मैं यही पूछना चाह रही थी, थैंक यू। ठीक। रेंज का होना ज़रूरी है। बेशक आपके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है, लेकिन बाद में अगर डाटा लिखना चाह रहे हैं, आपका प्लान है, तो पहले से सिलेक्शन कर लें। अगर नहीं की तो बाद में सिलेक्शन ज़रूरी होगी, फिर वो आंसर हमें देगा। तो ये जो था हमारे पास था जी, सेल को लिंक करना, कि आप एक ही चीज़ का आंसर मल्टीपल एरियाज़ में लाना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल इज़ इक्वल टू, और जो सेल लिंक करना उस पर क्लिक करके इंटर दबा देंगे। फिर है जी हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला। तो इसके अंदर भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक वो जो कि आप कह लें हम कैलकुलेटर्स पे नॉर्मली यूज़ करते हैं, और दूसरा वो है जो कि एक्सेल के अंदर है। तो इनको ज़रा हम देख लेते हैं। तो मैं भी एक ज़रा रफ सी शीट बना लेंगे हम, जिसके अंदर चंद एक स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं, उनके ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। कामरान, आतिफ, वकास, सोहेल, उमर, अवैस, जाहिद, सलीम, मोइस, कासिम, वगैरह वगैरह। फिर इनके हम टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, जो कि हम डाल देते हैं ज़फ़ा 120, क्योंकि अगर आप 100 मार्क्स में से परसेंटेज निकालें ना, तो जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं वही हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि परसेंटेज के अंदर भी। तो ऐसा फिर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता और हमें ये लगेगा कि फार्मूला हमारा शायद गलत है। तो टोटल मार्क्स में ज़रा 120 दे रहा हूँ। फिर इसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स वो हम रैंडम दे देंगे, जैसा कि 54, 14, 78, 65, 140, नो, 102, 36, 111 और 87। अब क्या है कि मैं इनकी ना परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ। अब जो नॉर्मल आप कह लें कि हम कैलकुलेटर्स पे करते हैं, पहला तरीका तो हमारे पास वही है। पहला तरीका, सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ज़ाहिर है कोई भी फार्मूला है, छोटा या बड़ा है, इज इक्वल टू ज़रूरी है। फिर हासिल करदा नंबर्स यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे,
फिर तकसीम यानी कि स्लैश का साइन लगाकर हासिल करदा नंबर यानी कि टोटल मार्क्स जो है तकसीम डिवाइड कर देंगे। आखिर में 100 के साथ ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये कुल मिला के आपके सामने एक छोटा सा ना एक स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है। ये हमारा फार्मूला है। तो अगेन सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि परसेंटेज में निकालना चाह रहा हूँ तो इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स पे क्लिक करूँगा, लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि नीचे जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो हर एक आंसर इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट हमें खुद ब खुद देगा। तो सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स, देन डिवाइड के लिए जो हम स्लैश यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, अगर बड़ा कीबोर्ड है तो न्यूमेरिक पैड में भी है, और अगर आपके पास छोटा लैपटॉप का कीबोर्ड है तो ये शिफ्ट के लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। तो स्लैश यानी कि डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे। ये हमने जब सबसे पहले फार्मूले पढ़े थे, वही 3-4 फार्मूले, मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 हम खुद भी लिख सकते हैं। अब वो कहीं लिखा हुआ नहीं है और अगर लिखेंगे तो बुरा लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम खुद भी दे सकते हैं, ये काम करेगा। तो इंटर दबाता हूँ तो ये हमारे पास परसेंटेज बता रहा है कि हाँ भाई अली की 45% बन के आ रही है। ऑब्टेन मार्क्स उनके हैं 54, परसेंटेज 45 है। अब जब मैं इसको यहाँ से नीचे ही ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा तो हमारे पास ये हर एक बंदे का जो है ना परसेंटेज निकाल के दे रहे हैं। ये पॉइंट्स के आगे ना 00 या 66 वगैरह आ रही, इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ है हमारे पास परसेंटेज निकल के आ रही है। ये तो हमारे पास पहला तरीका है जो कि हम अपने मोबाइल या नॉर्मल कैलकुलेटर से भी ना ये परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी की भी। अब जो दूसरा तरीका है एक्सेल का वो ज़रा सा डिफरेंट है। आपको लगेगा तो कि ये जी अजीब सा है, लेकिन क्या करें, एक्सेल है तो थोड़े बहुत इसके अपने भी असूल हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि यहाँ पे इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करें, उसको डिवाइड करें टोटल मार्क्स के साथ, देन मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का साइन लगा के 100 खुद ही लिख लें, तो परसेंटेज निकाल रहा है। बट अब परसेंटेज है निकल के आ गई है, लेकिन कोई होना चाहिए ना साथ परसेंटेज का साइन भी लग जाए, कुछ ऐसा हो परसेंटेज का साइन लग जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि हाँ भी 45 परसेंटेज का आगे साइन लगा हुआ है, 11 परसेंटेज का साइन, 65 परसेंटेज का साइन, तो वो खुद तो थोड़ी ना लगाएंगे कि बार बार शिफ्ट 5 दबाते रहें हर एक पे जाके। उससे अच्छा है कि आप यहाँ ये जो परसेंटेज का साइन है ऊपर हमारी होम टैब में ना, ये जो नंबर के स्टाइल्स हैं, यहाँ पर एक परसेंटेज का साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। बट जो ये परसेंटेज का साइन आया तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं परसेंटेज वो परसेंटेज नहीं रही, और पता नहीं कौन सी वैल्यू में बता रहे हैं। अब 45 से वो 45 100 बन गए, ठीक है, 65 से 65 100, यानी कि वो हज़ारों में वैल्यू चली गई है, 100 के हिसाब से हज़ारों में चली गई है। हालांकि ये तो नहीं होना चाहिए, हमने तो ये सोचा था 45 है बस परसेंटेज का साइन लगेगा। तो क्या है कि जो नॉर्मल फार्मूला आप लगा रहे हैं ना, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, वो वाला फार्मूला आप लगाएं, लेकिन फिर परसेंटेज पे क्लिक ना करें। अगर क्लिक करना ही है तो यहाँ पर आपने एक एहतियात करनी है, ये चले हम एक रहने देते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एक्सेल परसेंटेज, यहाँ हम चलें साइन लगा देते हैं। तो एक्सेल वाला हिसाब यानी कि अगर आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है वो सिंपल सा यही है, इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, बस मल्टीप्लाई बाय 100 आपने नहीं करना। उसकी वजह क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 वाला जो काम है वो हमारा ये परसेंटेज वाला साइन कर देते हैं। तो पिछले फार्मूले में इसलिए 45 100 लिखा हुआ था क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 खुद भी कर दिया था, देन परसेंटेज के साइन पर जब क्लिक किए तो इसका भी यही काम है कि ये भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो इसलिए हम एक्सेल के स्टाइल में अगर हम देखें तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंटर किया तो 0.45 आंसर आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं परसेंटेज नहीं बनती। लेकिन इसी को सिलेक्ट करके जब मैं यहाँ पर परसेंटेज के साइन पे क्लिक करूँगा तो जैसा मैंने जिक्र किया कि ये परसेंटेज का साइन भी लगाता है
और मल्टीप्लाई बाय 100 भी ये ऑटोमेटिकली करेगा। तो ये ज़रा देखिएगा, हमने यहाँ पर सिर्फ डिवाइड किए इन दोनों को, बाद में सिलेक्शन की, और जब मैं इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा तो ये देखिए जी, अब ये लग रहा है जेन्युइन कि यहाँ भी कोई परसेंटेज वाज़ेह निकली हुई है, क्योंकि परसेंटेज का साइन भी आ रहा है और वैल्यू भी हमारी नॉर्मल है। तो अगर आप परसेंटेज का साइन लगाना चाह रहे हैं, बस अपने फार्मूले के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 ना कीजिएगा, सिर्फ आपने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है टोटल मार्क्स के साथ। अगर नॉर्मल करना है तो वो कैलकुलेटर वाला हिसाब है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 आप खुद लिखते हैं तो वो आंसर देगा। बट फिर वहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक ना कीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 100 होकर आपका आंसर ख़राब कर देगा। हम ऐसा से कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल परसेंटेज है, इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है, ये हमें पता है कि ये पॉइंट्स के आगे जो ज़ीरो होते हैं या जो भी हमारे पास डिजिट्स आती हैं, इसको हम यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा सकते हैं। ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो इस तरह से हमारे पास ये चेंज भी हो सकता है। बस एक में क्या फ़र्क है कि परसेंटेज का साइन नहीं है और एक में परसेंटेज का साइन है। एक में हमने मल्टीप्लाई किया, एक में मल्टीप्लाई नहीं किया, वो परसेंटेज के साइन ने करवा दिए थे। तो ये परसेंटेज निकालने के दोनों तरीके हैं, बस एक में मल्टीप्लाई बाय 100 से आप लोगों ने परहेज़ करनी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह, ये लिंक और जो परसेंटेज के दो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो वह भी पूछ लें। सर मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया था, अदरवाइज़ वो परसेंटेज ही ना निकलती फर्स्ट टाइम, यानी कि एम वो पॉइंट्स में आंसर आता है। फिर सेकंड वाला समझा देते हैं कि अगर आपने एक्सेल के टाइप में परसेंटेज लगानी है तो उसके लिए क्या है कि आपने इज़ इक्वल टू, फार्मूला तो ज़रूरी है, इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स पहले सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हासिल करदा नंबर, उनको हम डिवाइड कर लेंगे टोटल मार्क्स के साथ, जो कि हमारे केस में 120 हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेल के तरीके में मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, एंटर प्रेस कर दें, तो हमारे पास ये 0.45 आंसर दे रहे। आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास ये पॉइंट्स के अंदर हमें आंसर दे रहे। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आंसर ठीक आता, लेकिन हमें परसेंटेज का साइन चाहिए। तो ये सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर परसेंटेज के साइन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारे पास एक जेन्युइन परसेंटेज है वो भी निकल के आ जाएगी। पहले तो 0.45 था, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो वो डायरेक्ट 45 परसेंटेज पर चले गए। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये वाला है, सिर्फ डिवाइड करने के बाद यहाँ से परसेंटेज पर क्लिक। फर्स्ट वाला भी फर्स्ट वाला इसको इग्नोर कीजिएगा, ये तुमने लगा दिए। फर्स्ट वाला जो है, यानी कि जो सिर्फ नॉर्मल है, डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं, वो है इज़ इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। और आगे एक्सेल वाले में तो है ना सिर्फ यहाँ तक, लेकिन हम नॉर्मल वाले की बात करें तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 खुद लिखते हैं, डिवाइड के बाद एस्ट्रिक का साइन लगाएं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, देन इंटर प्रेस कर दें। तो ये हमारे पास नॉर्मल में परसेंटेज निकल के आ रही है। बस एहतियात ये करनी है, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, अदरवाइज़ ये आपके पास आंसर गलत देगा। तो फर्स्ट वाले में हमने डिवाइड भी करने, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 भी खुद करने, दूसरे वाले में सिर्फ डिवाइड करने। क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हंड्रेड्स के अंदर आंसर देगा। ये क्लियर हुए अफसा? हाँ नॉर्मल है, यानी कि जो पहले वाला है वो नॉर्मल है, कैलकुलेटर्स वगैरह से भी निकाल सकते।
दूसरा जो है वो एक्सेल का अपने परसेंटेज की साइन वाला भी, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सिर्फ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज के बाद ही ये उसका दूसरा तरीका लिखा हुआ है, पास एंड फेल। अब पास फेल क्या है, ये हमारे पास एक इफ़ फंक्शन है। तो इससे क्या है कि आप किसी भी यानी कि स्टूडेंट्स की कोई लिस्ट है बड़ी, उसके अंदर उसके टोटल मार्क्स भी हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी हैं, और आप पता कराना चाह रहे हैं कि कितने नंबर्स वाला जो है वो पास है। अब आप इसके अंदर परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट कोई नंबर्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही है, परसेंटेज है तो बस परसेंटेज का साइन लगाना है, नॉर्मल नंबर है तो आपने नंबर लिख लेने हैं, बस ये फ़र्क है। तो क्या है जी कि जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास आ, एक तो मैं ये डिलीट कर दूं। ओ, अच्छा जी, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई एक्सेल स्टाइल में, ठीक है। और आगे मैं पास फेल चेक करवाना चाह रहा हूँ। हम इसकी कैटेगरी लगा लेते हैं जी स्टेटस में। तो ये ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमने आज यहाँ तक करना ही है। तो क्या है जी कि मेरे पास, इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं, पास फेल ढूंढना है। तो सबसे पहले आपने जहन में तयन कर लेना है कि पास करना कितने वाले को है। हम इस दफ़ा ना अपने डायरेक्ट नंबर से चेक करवाना चाह रहे हैं। तो 120 टोटल मार्क्स हैं, तो उसमें से हम कह लेते हैं कि जी 45 नंबर्स वाला पास है, ठीक है। यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 45 हैं, यानी कि 45 वाला भी पास है, 46, 47, 48, 49, 50 अप टू सो ऑन, ये सारे पास है, जबकि 44, 43, 42 ये सारे फेल हैं, ठीक है। तो ये जहन में पहले रख लेना आप लोगों ने। तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है जी इफ़ का फार्मूला। तो ये कमांड भी है, लेकिन पहले हम मैनुअली खुद चेक करेंगे ये लिखा किस तरह जाता है, ठीक है। क्योंकि मैनुअल पता चल गया तो ये दूसरे तरीके हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। तो ये ज़रा याद रखिएगा, ये नो PDF ही कल को खोल खोल के देख नहीं, वहाँ भी कौन सा फार्मूला था, ज़ुबानी याद रखें और याद रहे इफ़ का फार्मूला है। मैंने ये जिक्र किया कि फार्मूलों का रट्टा नहीं लगाना, इनको समझना है, ठीक है। क्योंकि आगे जब मैं प्रोजेक्ट दूंगा तो वहाँ पर ज़रा मैं ये नहीं कहूँ हाँ भी पास फेल वाला फार्मूला लगा दें। क्या तो मैं कोई सिचुएशन बता दूँ, हाँ भी मुझे ये चीज़ ढूंढ के निकलवानी है तो उसके लिए आप मुझे फार्मूला लगा के दें, और फिर आपको बेहतर पता होना चाहिए हाँ अभी सर ने अगर ये चीज़ पूछा है तो इसके अंदर कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा। तो हम ये पता कराना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक इधर पास और फेल लिखा है, जो पासिंग नंबर है उसके आगे पास, जो फेल नंबर है उसके आगे फेल लिखा आ जाए। तो जो फार्मूला है वो है जी इज़ इक्वल टू इफ़। इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट ज़रूर ऑन करनी है, जिस तरह हमने सम में भी ऑन की है, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, देन हमारे पास ये कुछ इस तरह की स्क्रीन सी आ गई, यानी कि आप कह लें ऑप्शंस आ गए। तो सबसे पहले हमारे पास है जी लॉजिकल टेस्ट। अब सीधी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी ये एक क्लास है, उनकी लिस्ट है, और आपने यहाँ पर हर बच्चे के आगे पास जो नंबर हैं उसके आगे पास लिखें और जो फेल है उसके आगे फेल लिखने। तो हम ये करेंगे हर बच्चे के मखसूस ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको बारी बारी देखेंगे और उस हिसाब से आगे टाइप करते जाएंगे। तो यही है कि लॉजिकल टेस्ट में आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं ये सिलेक्ट कर लेने, सिर्फ एक, सारे ना कीजिएगा, सिर्फ एक जगह सेलेक्ट करने लिए। यानी कि जो अली के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं हासिल करदा वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। देन हमने यहाँ साइन लगाना है जी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का। अब इफ़ का अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो यही होता है ना अगर, तो यहाँ पर भी ये इज़ इक्वल टू इफ़ अगर ये जो हमने सेल सेलेक्ट की है D8, इसके अंदर जो वैल्यू अगर तो वो बड़ी भी है ग्रेटर देन का साइन और बराबर भी है इज़ इक्वल टू का साइन।
अब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के साइन हैं किधर, तो यहाँ पर ज़रा हम अपना कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमें बेहतर पता चल जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन आपका यहाँ मौजूद है, ठीक है, और इज इक्वल टू ये मौजूद है, तो ये मैंने यूज़ किया। ये ग्रेटर देन है राइट वाला, और लेफ़्ट वाला जो वो लेस देन है, जिसकी चोंच लेफ़्ट साइड पे मुड़ी है। तो क्या है जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कि जो हमने सेल सेलेक्ट की है, अगर तो इसके अंदर वैल्यू जो है वो बड़ी भी है और बराबर भी है। अब आपने यहाँ पर अपने पासिंग मार्क्स लिखने, जो कि 45 हैं। हमने इसको क्या बोला जी, इज इक्वल टू इफ़, अगर ब्रैकेट ऑन D8 कि ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया है D8 को, इसके अंदर जो वैल्यू अगर तो वो बड़ी भी है, ग्रेटर देन का साइन, इज इक्वल टू बराबर भी है, किसके बराबर जी, 45। ये हमने एक कंडीशन बताई है। सीधी बात है, आप लोगों से मैं वही सवाल पूछता हूँ जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये तो नहीं है ना कोई नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और उसका मैं पढ़ाया ही ना और उसका मैं सवाल पहले पूछ रहा हूँ। तो उसी तरह ये अब आपका एक स्टूडेंट है, फार्मूला जो है आपने इसको पहले सही ना तफसील से बताना है कि हाँ भाई जो हम जगह सेलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर जो नंबर अगर वो 45 से बड़ा भी है और बराबर भी है तो क्या करना है। अब वो उसकी तरफ आते हैं। अब ये लॉजिकल टेस्ट है ना, इसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है, ये आप लोगों ने अपनी स्क्रीन में ना जूम इन कर लेने, छोटा सा कॉमा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी कॉमा लगा लेंगे, यानी कि कौन सा कॉमा, इस कॉमे की बात हो रही है, यानी कि सिंपल ये बटन दबाने शिफ्ट के बगैर, कॉमा। अब देखें लॉजिकल टेस्ट उसने छोड़ दिया और वैल्यू इफ़ ट्रू हाईलाइट हो गया। वैल्यू इफ़ ट्रू से मुराद कि हाँ भाई जो आपने इसको बोला है, अगर ये जो सेल है D8 इसके अंदर जो नंबर है वो बड़ा भी और बराबर भी है 45 की, तो अगर ये बात सच्ची है तो क्या आंसर आए। यानी कि 45 से बड़ी वाली जो बात हमने की है कि जो सेल है इसके अंदर अगर नंबर लिखा हुआ है जो कि 45 से बड़ा भी है या उसके बराबर भी है, अगर ये बात सच्ची है तो यहाँ पर हम क्या आंसर शो करवाएं हरफ आम में कि हाँ भाई इस सेल के अंदर वाकई जो नंबर है वो 45 से बड़ा है, आंसर क्या शो करवाना है। तो जो आपने आंसर लिखना है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, डायरेक्ट ना लिखिएगा। यहाँ पर ये जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, लेस देन ग्रेटर देन, इनका ख़ास ख्याल रखने। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगा लूँगा ये वाले, और ये आते कहाँ से हैं जी, आपने अपना शिफ्ट बटन दबा के रख के ना इस पर क्लिक कर देने, शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख लेंगे वैल्यू इफ ट्रू के लिए, यानी कि अगर ये बात सच्ची है तो ये वाला आंसर जो कि मैं यही चाह रहा हूँ कि पास शो करे। तो ज़रा कैपिटल वर्ड्स में लिख लेते हैं जी पास, स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें नो इशू, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ज़रूर कीजिएगा। यानी कि एक बात मुकम्मल कर लिया ना तो इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर क्लोज करनी। तो यहाँ तक दोबारा देख लें, इज़ इक्वल टू इफ़, अगर ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया है जी D8 इसके अंदर जो नंबर है अगर तो वो बड़ा भी है, ग्रेटर देन का साइन, और इज़ इक्वल टू बराबर भी है 45 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने अपना वैल्यू इफ ट्रू का आंसर लिख दिया कि हाँ भाई अगर ये जो हमने कंडीशन बताई है इसको ये सच्ची है तो उसके लिए ये वाला आंसर। वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास लिख लिए। अगेन छोटा कॉमा लगाएंगे, यानी कि ये वाला कॉमा, कॉमा, फिर आगे क्या चीज़ हाईलाइट होगी, वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये बात सच्ची नहीं है तो क्या आंसर दें। बात सच्ची तब होगी जब आपके पास जो सेल है उसके अंदर वाकई ऐसा नंबर यानी कि 45 लिखा हो, 46, 47, 48 या उससे अबव, ठीक है। यानी कि अगर ये बात सच्ची होगी तो ये नंबर्स होंगी। वैल्यू इफ फॉल्स यानी कि अगर ये बात सच्ची नहीं है कि जो आपने सेल सेलेक्ट किया उसके अंदर ये नंबर है ही नहीं, 45 या 45 से ऊपर नंबर नहीं है, तो तब क्या आंसर आए। तो अगेन जो आंसर है आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज़ लिखी जाती है जो कि आउटपुट में आएगी। ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये इसका फार्मूला है। तो इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू फॉल्स के अंदर हम लिख लेंगे जी कि इसको फेल करार दिया जाए, अगर ये बात सच्ची ना हुई तो वो फेल शो करे, और इसके भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देने। देन
एक और काम करना है और वो ये है कि जो आपने ब्रैकेट लगाई है ना, इसको क्लोज़ कर दें, यानी कि शिफ्ट दबा के ज़ीरो बटन दबा दें, जिससे हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगी। तो शिफ्ट ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं एंटर करूँगा ना, ये मुझे आंसर दे देगा। दोबारा से गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ क्या ढूंढना है, ऑटोमेटिक बच्चों का पास या फेल। पासिंग नंबर जो है वो मैंने तय कर लिए थे कि जी 45 नंबर्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं, 45 वाला जो वो पास है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जो लगा रहे हैं वो है जी इफ़ का फार्मूला। कल हम दोबारा यही फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन वो ज़रा लेंथी होगा, और अगर किसी को समझ आ गई तो पीडीएफ के अंदर नीचे देखेंगे ना, तो उनको ऑलरेडी समझ आ जाएगी ये फार्मूला लगा क्या है या इसका मकसद क्या है। तो क्या है जी, इज इक्वल टू इफ़ अगर, देन ब्रैकेट ऑन करके हमने सेल सेलेक्ट की है। अगर ये जो सेल है D8, फ़िलहाल इसके अंदर नंबर 54 है, लेकिन हमें मालूम है कि जब हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक चेंज होता है। ठीक है, आज 54 है, कल को क्या पता ये 12 भी आंसर ना हो। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया जी इज़ इक्वल टू इफ़ अगर ये जो सेल है D8, इसके अंदर जो नंबर है अगर तो वो बड़ा भी है, ग्रेटर देन का साइन, और इज़ इक्वल टू बराबर भी है। बराबर किसके जी, 45, जो हमने पासिंग मार्क्स रखे हैं। कि इस सेल के अंदर जो नंबर अगर तो वो 45 से बड़ा भी है या उसके बराबर भी है। बराबर से मुराद यानी कि 45 भी हो। तो हमने यहाँ कॉमा लगाया और आगे वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अगर ये बात सच्ची है तो हमने इन्वर्टेड कॉमाज में पास लिखवा लिए, और दोबारा कॉमा लगा के यानी कि वैल्यू फॉल्स की तरफ जाने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यू फॉल्स के लिए भी लिख दिया कि अगर ये बात सच्ची ना हुई, यानी कि जो सेल हमने सेलेक्ट किया इसके अंदर जो नंबर है वो 45 से बड़ा या उसके बराबर ना हुआ, तो उसके लिए ये आंसर है। देन लास्ट में हमने अपनी ब्रैकेट क्लोज की और एंटर दबाते हैं हम, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी पास। अब हर एक के आगे इंडिविजुअल हम फार्मूला थोड़ी ना लगाएंगे दोबारा, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, प्लस माइनस के फार्मूले जो हम पढ़े थे, तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ मैंने प्लस की थी उनको भी यूँ ही कॉपी पेस्ट करवा दिया था। तो उसी तरह यहाँ स्टेटस के अंदर जो हमने पास का फार्मूला लगाया, इसको भी ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे, तो ये हर एक का आंसर हमें ऑटोमेटिक दे देगा। फिर जहाँ पासिंग मार्क्स हैं हकीकत में, वहाँ पास आ रहे हो, जहाँ फेल हैं तो वहाँ फेल आ रहे हैं। फार्मूला लगा लिया ना, सिर्फ लगाने से काम नहीं, इनकी टेस्टिंग किया करें, तजर्बे किया करें। अब ज़रा चेक करें, हाँ भाई वाकई 45 वाला पास है, तो अपने मार्क्स में ज़बरदस्ती 45 लिखा, तो आज ही पास ही शो कर है। 44 लिखूँगा फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने फार्मूले में बात ही ऐसी की है कि अगर जो वैल्यू या हम जो सेल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो नंबर है वो 45 से अबव या उसके बराबर है तो पास करें, नहीं तो फेल कर देने। तो ये तो हमारे पास 45 के बराबर भी नहीं है और ना 45 से अबव है, उल्टा ये 45 से बिलो आ रहा है, तो ये हमारे पास फेल में आ गए। ठीक है ना, 32 फेल, 33 फेल, 45 पास है, 110 वाला भी पास है, 120 वाला भी पास है, बाकी सारे पास होंगे सवाए 4500 जो नीचे हैं या जो वैल्यूज़ आपकी माइनस में लिखी होंगी। ठीक है ना, तो ये जो है इफ़ फार्मूला, इसके अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो अभी पूछ लें। सही सही। तो यूँ जो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो ये नहीं आप पास फेल ही लिखें, वही बात है मैंने क्या जिक्र किया, फार्मूले समझने। अब पास फेल हमने किस में लिखे, इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ और लिख दें तो वहाँ पर हमें ये यही शो करेगा। मान लेते हैं विनर लूज़र, कि विनर लूज़र शो करे, तो पास की जगह आप विनर लिख लें, यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप विनर लिख लेंगे और फेल की जगह हम लूज़र लिख लेंगे। ये
अब वो जो पासिंग नंबर थे ना उसकी जगह वो विनर हो लूज़र आ गए, रिप्लेस हो गए, लेकिन फार्मूला एक ही है। तुम ये यूं भी चेक कर सकते हैं, वापस पास फेल भी रहने देते हैं। फिर इसके दो और तरीके हैं, उनको भी साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने मैनुअल सही समझ लिया तो दूसरे आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो एक ये हमारे पास ना इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन है जिसकी कमांड है जी Alt+I+F। जैसे कि आगे मैं यहाँ लगा लेता हूँ जी Alt+I+F, तो ये एक विंडो आ गई हमारे पास। यहाँ से जो है जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि जो हमने फार्मूला लगाया वो है इफ़ फार्मूला, तो आप यहाँ से इफ़ फार्मूला सेलेक्ट कर लें, देन ओके। फिर आपके पास ये विंडो आ गई है। तो यहाँ पर ये लॉजिकल टेस्ट, आपने सेल यहाँ सेलेक्ट करना है, वो पीछे अगर देखें ना साइड बाय साइड तो देखिए साथ इज इक्वल टू इफ़ भी लग गया है, ब्रैकेट भी लग गई है, बीच वाली चीज़ नहीं है अलबत्ता। तो इसके अंदर बस फ़र्क ये आता है ना कि जो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं वो आपको नहीं लगाने पड़ते, बाकी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने पड़ते। तो जैसा कि लॉजिकल टेस्ट, जैसा हमने नॉर्मल में भी लॉजिकल टेस्ट क्या दिया था, सेल सेलेक्ट किया था, उसके आगे हमने साइन लगाए थे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर भी यही है कि हमने ये सेल जो है अपना सेलेक्ट करने ऑब्टेन मार्क्स वाला। तो मैंने यहाँ क्लिक किया D8, अब इसके आगे हम साइन लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45। अब आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है फार्मूला हमारा ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है। बस ये यहाँ तक करने हैं। और नीचे क्या आ रहा है जी, वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये बात सच्ची है तो क्या आंसर आए, हम तो ये चाहेंगे ना पास आए, तो पास। और वैल्यू इफ़ फॉल्स, कि अगर ये इस चीज़ तक ना पहुँचे तो उसके लिए हम यहाँ लिख रहे हैं फेल। बस एक चीज़ का छुटकारा है और वो है कि आपको इज़ इक्वल टू नहीं लगाना पड़ा, इफ़ भी नहीं लिखना पड़ा, ब्रैकेट्स भी नहीं लगानी पड़ी, जो सिंपल कॉमाज हैं वो भी, और इन्वर्टेड कॉमाज भी नहीं लगाने पड़े, बाकी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ फेल लिखने के बाद जो ही ओके करता हूँ तो ये देखिए, अब वही डबल क्लिक करेंगे तो सेम वही फार्मूला जो हमने अभी खुद पढ़ा है, बस क्या है लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ऑटोमेटिक सा हो गया। तो इसलिए हमने पहले ना नॉर्मल खुद चेक किए, पहले मुश्किल चीज़ सीखा करें फिर आसानी की तरफ जाया करें, ताकि आपको आसान चीज़ की कदर हो सके। तो बस इसके अंदर यही फ़ायदा कि आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाने पड़ते, और ब्रैकेट और इज इक्वल टू इफ़ भी नहीं लिखना पड़ेगा, काम आपका ये सेम ही करेगा। और इसी का जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो आप यहाँ पर एक छोटा सा ना ऊपर ये fx लगा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन, तो जो हमने कमांड यूज़ की वो भी यही काम कर, और यहाँ fx पे क्लिक करें तब ये हमारे पास यही विंडो ओपन हो रही है। तो हम यहाँ से भी जाके इफ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर वही सेल का सेलेक्ट करें, फिर यहाँ वही ग्रेटर देन इज इक्वल टू जितने भी पासिंग मार्क्स हैं वो लिखें, और नीचे वाली जगह में पास और फेल लिख लेने इन दोनों जगहों पर बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमने दूसरा तरीका देखा है, इसके अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। सर ये कैसे हुआ दोबारा देख लें। Alt+IF कमांड जो है वो हमने यूज़ की है, तो क्या है कि इज़ इक्वल टू जो हम इफ़ लिख रहे थे खुद वो अब हमारा ये ऑटोमेटिक कर देता है। तो मैं यहाँ कमांड यूज़ करता हूँ Alt+IF, ये विंडो ओपन हुई, और यहाँ से आपने इफ़ वाला जो फार्मूला है वो सिलेक्ट कर लेना है खुद। यहाँ पर दूसरे तीसरे और भी फार्मूले उनकी तरफ भी जाएंगे, इफ़ फार्मूला सेलेक्ट कर लें, देन ओके, देन ये विंडो आ गई। अब वो देखें जी मैंने ओके किया ना तो यहाँ ऊपर खुद ब खुद टाइप हो गया इज़ इक्वल टू इफ़, और ब्रैकेट्स भी लगा दिए इसने। तो सबसे पहले आ रहा है जी लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट जिस तरह हमने मैनुअल हम लिख रहे थे कि जी फलाना सेल है तो उसके अंदर जो वैल्यू अगर तो वो ग्रेटर देन है और इज़ इक्वल टू है, यानी कि साइन वगैरह लगा रहे थे, 45 खुद लिख रहे थे, वो चीज़ हमने यहाँ लिखनी। तो सेल पे मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा D8 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 45, बस हमने ये यहाँ तक करना है,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वो हम नहीं लगाएंगे, वो ये खुद लगा देगा। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने D8 सेलेक्ट किया, यानी कि क्लिक किया उस पर, और बीच में ग्रेटर देन और इज इक्वल टू साइन लगा के 45 लिख दिए। नीचे जो है वैल्यू इफ ट्रू में आपने पास, और वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर अगेन कॉमास में नहीं लगा रहा, यहाँ वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम फेल लिख रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ दो साइन मैंने यूज़ किए हैं, और वो है ग्रेटर देन का और इज इक्वल टू का, बाकी ये खुद ही कर रहे हैं। यूँ ही ओके करेंगे तो जो फार्मूला आप खुद लिख रहे हैं वो ये लिख देता है। हाँ, कंडीशन हम बतानी पड़ती है, यहाँ भी 45 से जो बड़ा नंबर है उसको पास करे और उसको छोटे वाले को फेल, बाकी कॉमास वगैरह ये खुद ही लगा देगा आपको। तो इस तरह से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ है मरियम? बाकी यहाँ ये बॉयज़ वाली साइड से खामोशी है। आफाक, नवीद, अबरार, आप लोगों को भी समझ आ रही है? नवीद, आलो के सर ठीक, आफाक और अबरार। लग रहा है आफाक, आलो के सर ठीक ठीक। अब इसी के ऊपर चाहे आप वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। और याद है ना, मैंने तो उस वक्त वैसे ही खुद से लिख लिया था, उस वक्त हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए लिखना ज़रूरी था। तो अब आप यहाँ पर पास फेल का करना चाह रहे हैं ना, कि जी जहाँ पास है ग्रीन कलर हो, जहाँ फेल है रेड कलर हो, तो आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल में जाएं, और यहाँ से वही टेक्स्ट डैट कंटेन जो हमने मेरे ख्याल से 3 दिन लगा के पढ़ा था एक लेसन, उसके अंदर हमने ये देखा था। तो टेक्स्ट डैट कंटेन यहाँ हम लिख लेते कि जहाँ जहाँ फेल है वहाँ पर रेड कलर हो जाए, ओके। और दोबारा जाके पासिंग मार्क्स वालों के लिए ना ग्रीन कलर भी रखवाना है, तो हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाके टेक्स्ट डैट कंटेन में जाएंगे दोबारा, और इस दफ़ा यहाँ लिख लेंगे पास। यहाँ से ग्रीन कलर ले लेंगे और ओके। तो ये हमारे पास पास का पास आ गया, यानी कि उसके ऊपर ग्रीन कलर आ गया, और जहाँ जहाँ फेल लिखा है वहाँ पर ऑटोमेटिक रेड कलर हो गया। और हमें ये भी मालूम है कि पास फेल किस तरह चेंज हो रही, जब आपके पास नंबर्स के अंदर कोई रद्द बदल होगा, यानी कि पासिंग मार्क्स आएंगे तो वो पास लिखने होगा, और ऑटोमेटिक कलर भी ग्रीन हो गया। तो इस तरह से ये ऑटोमेटेड काम जो है ना हमारा इसके अंदर अंजाम हम दे सकते हैं। फेल आए ऑटोमेटिक रेड। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमने तकरीबन इस वीक के स्टार्ट में पढ़ा था, तो अब आप वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने देखने, नीचे हमारे पास ग्रेड और एवरेज का फार्मूले रहते हैं दो, ये जो है चले हम अपना ना कल फ्राइडे वाले दिन क्लास में ना कंप्लीट कर लेंगे साथ ही, ठीक है। अगर आप लोगों को पास फेल की समझ आ गई ना, तो ये ग्रेड की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। ज़ुबानी करने की कोशिश कर। हमारे पास फार्मूला है वो है जी ग्रेड का, जैसा कि ऊपर फार्मूला एक फार्मूला बताया जा चुका है, इसी तरह हमने मल्टीपल लॉजिक्स बनाने के लिए हर ग्रेड के हिसाब से और आखिर में हमारी ग्रेडिंग लॉजिक्स के हिसाब से सामने आ जाएगी। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो ऊपर हमने इफ फार्मूला लगाया है ना, उसके सिर्फ दो लॉजिक्स थी, या पास है या फेल है, दो ही सूरतें थी, या बंदे ने पास होना है या फेल होना है। लेकिन ग्रेड्स के अंदर ज़रा मल्टीपल ग्रेड्स आ जाते हैं, ए प्लस होता है, ए बी सी डी एफ ग्रेड, इस तरह से मल्टीपल ग्रेड्स हैं। तो ये इसके अंदर भी एक फार्मूला, लेकिन ज़रा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जहन में तयन करना है कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम रखना किस तरह से है। हम चलें परसेंटेज के हिसाब से रख लेते हैं कि जी जिसके परसेंटेज हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साथ साथ, जिसकी परसेंटेज 80% हो,
उनको हम दे देंगे ए प्लस, जिनकी होगी जी 70%, उनको हम दे देंगे ए ग्रेड सिंपल, बी, सी, डी और एफ ग्रेड भी लगा लेते हैं। 70 से अबव वाला जो है उसको ये, 60% वाले को हम बी ग्रेड दे रहे हैं, 50 वाले को हम सी ग्रेड। इस तरह आप डी ग्रेड भी लगा लें, एफ भी लगा सकते हैं। जैसा कि चलें 40% वाले को हम कर लेते हैं कि डी ग्रेड, और जो एफ ग्रेड है आप कह लें वो एक तरह से ना फेल वाले को दिया जाता है। तो यहाँ पर वैसे हमने पास फेल जो है वो नंबर्स की सूरत में इस्तेमाल किए। अगर परसेंटेज से हो जाए तो हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, लेकिन चलें एफ ग्रेड हम कह लेते कि जिसके नंबर 40% से कम होंगे उसके लिए। जी हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर ये जो आप अभी लिख रहे हैं ए ग्रेड इतने वाले को और बी ग्रेड इतने वाले को, ये विदाउट मेंशन किए नहीं ऐसे आ सकता? इनको मेंशन ऐसे ऊपर करना ज़रूरी है? नहीं नहीं, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये वैसे ही हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और जैसे आपने पासिंग मार्क्स ऊपर 45 लिखा है, ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है ऐसे? नहीं नहीं, ये हम फार्मूले के अंदर यूज़ कर रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा ज़रा पजल ना हो, तो स्टार्ट में मैंने लिख लिए। ठीक। तो 40% यानी कि जो 40% से अबव है उसके लिए हम डी ग्रेड रख रहे हैं, और जो 40% से बिलो होगा, ठीक है, यहाँ हम ये भी लिख लेते हैं बिलो 40%, उसके लिए हम एफ ग्रेड रख लेंगे। तो ये एक मैंने एक सिनेरियो सा बना लिया। हर एक अपने अपने हिसाब से होगा, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह अपने अपने हिसाब से उनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो हमारा कुछ इस तरह से, हम यहीं ग्रेड के स्टेटस के आगे हम ग्रेड की एक कॉलम रख लेंगे। तो अगेन यही फार्मूला है, इफ फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू इफ। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इज इक्वल टू इफ। अगेन जिस तरह हमने पास फेल में ब्रैकेट ऑन की थी उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। बस पास फेल में क्या था, हमने ना नंबर सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर जो मैं ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करने लगूँ ये परसेंटेज के हिसाब से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिर ग्रेड के जरिए ऑब्टेन मार्क्स ना सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर परसेंटेज ही सेलेक्ट करें। तो अगेन लॉजिकल टेस्ट में हमने परसेंटेज वाली जगह सेलेक्ट की, और यहाँ वही साइन लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अब आपने इसको ये बताना है कि जी जो हमने ये सेल सेलेक्ट की है इसके अंदर अगर जो नंबर सॉरी अगर जो परसेंटेज है वो 80% से अबव या उसके बराबर है, 80%, तो सिर्फ 80 ना लिखिएगा, परसेंटेज का साइन लगाना ज़रूरी है, कैटेगरी है ना। तो हमने इसको क्या बोल दिया जी, इफ़ अगर ये जो E8 सेल है इसके अंदर जो नंबर अगर तो वो बड़ा भी है और बराबर भी है 80% के, तो कॉमा, और वही बात है इन्वर्टेड कॉमा में हम अपना आउटपुट वाला रिजल्ट जो है वो लिखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख लेता हूँ जी ए प्लस ग्रेड दे दिया जाए, जिसके नंबर 80 या 80% से अबव है, जिसकी परसेंटेज है वो 80 या 80% से अबव है, उनको ए प्लस ग्रेड दे देने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन अगेन कॉमा लगाना है, लेकिन अब वैल्यू इफ ट्रू में जिस तरह पास फेल था ना उसके अंदर तो हमने डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिख लिया था फेल, लेकिन वहाँ पर वही बात है कि सिर्फ दो कंडीशन थी, या पास या फेल। लेकिन अब यहाँ पर ना डिफरेंट आप कह लें सिनेरियोज बन रहे हैं, तो यहाँ हम कॉमा लगा के आगे कंटिन्यू नहीं कर देंगे कि इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड लिख दें फिर कॉमा लगा दें ब्रैकेट क्लोज कर दें, आंसर देगा नो। यहाँ पर आपने कॉमे के बाद दोबारा से इफ लगाने, अगेन इफ इज इक्वल टू के बगैर इफ, फिर से आप इसको बताएंगे ब्रैकेट ऑन, लॉजिकल टेस्ट हमेशा आपने यही सिलेक्ट करने, फिर से वही ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन। बस हम आहिस्ता आहिस्ता ना अब नीचे आते जाएंगे। अब मैंने इसको ये बोल दिया कि 80 या 80% से जो अबव परसेंटेज अगर आ रही है किसी स्टूडेंट की तो उसको ए प्लस दे दे, वो उसकी बात तय होगी है। आगे आके हम इसको कह रहे हैं कि जिसकी परसेंटेज 70 या 70 से अबव है उसको जो है ये इन्वर्टेड कॉमा में अपना वही आंसर लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख देना जी कि ए ग्रेड दिया जाए।
अब ये ए ग्रेड कहाँ से कहाँ तक जाएगा अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो ए ग्रेड है यानी कि जो ये परसेंटेज पर अप्लाई होगा वो होगा 70 से लेकर 79 तक, क्योंकि आगे 80 की बात हमने ऑलरेडी यहाँ कर दी है। ए ग्रेड 70 से लेकर 79 तक जाएगा क्योंकि आगे 80% की बात हुई भी ऑलरेडी, यानी कि वो उसकी रेंज में आ जाएगा फिर। ठीक, तो ए ग्रेड बता दिया, देन अगेन कॉमा, फिर से इफ़, यानी कि जितने ग्रेड्स देने ना उतने आपको बार बार इफ़ लगाने पड़ेंगे। फिर से इफ़, लॉजिकल टेस्ट ही सिलेक्ट किया, फिर से वही ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब 70% वाले की भी बात हमने कर दी। अब हम आ जाते हैं 60% की, तो हम इसको बोल देते हैं कि जी 60% से जो अबव है या उसके जो बराबर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में उसका भी ग्रेड लिख लेंगे कि जी उसको बी ग्रेड दिया जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर कॉमा अगेन इफ, ब्रैकेट ऑन, ये फार्मूला बार बार रिपीट है, बस थोड़े थोड़े नंबर डिक्रीज करते जाएंगे और साथ जो ग्रेड्स हैं वो हम चेंज करते हुए आ जाएंगे। लॉजिकल टेस्ट ही सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, 60% वाले की भी बात हो रही है, अब 50 है तो 50 परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाइएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में सी ग्रेड लगा रहे हैं। अब सी ग्रेड कहाँ तक जाएगा, 50 से लेकर 59 तक, क्यों, आगे आपने 60 की बात की हुई है। सी ग्रेड जो है 50 टू 59 जाएगा, बी ग्रेड जो है वो 60 टू 69, फिर ए ग्रेड 70 टू 79 और ए प्लस जो है वो 80 टू अबव, यानी कि इसके अंदर लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। 80 से अबव भी अगर परसेंटेज आ रही है सब पर आएगी, वैसे तो ये 100 तक ही जाएगी। तो सी ग्रेड के लिए हमने बोल दिया कि जी 50 या 50% से अबव है तो सी ग्रेड। देन सेकेंड लास्ट टाइम कॉमा इफ, ब्रैकेट, ये लॉजिकल टेस्ट में हम यही सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50% हो गया। अब हम इसको लास्ट में कह रहे हैं कि जिसके मार्क्स 40% से अबव हैं उसको डी ग्रेड दिया जाए, 40% से जो अबव है उसको डी ग्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डी ग्रेड। और लास्ट टाइम इफ, ब्रैकेट ऑन, लॉजिकल टेस्ट तो यही सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो हम ग्रेटर देन का साइन बिल्कुल नहीं लगाने लगे, क्योंकि यही जिक्र है ना कि जिसके मार्क्स 40 से अबव हैं उसको हम डी ग्रेड दे रहे हैं, जबकि जो बिलो 40 परसेंटेज है उसको हम एफ ग्रेड दे रहे हैं। तो यहाँ ग्रेटर देन नहीं बल्कि लेस देन का साइन लगा लें, और इज इक्वल टू वो भी आप लगा लें, लेस देन 40 लिखते हैं तब, या लेस देन इज इक्वल टू 39 लिख लें फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ लेस देन 40% लिख लेंगे कि जिसके नंबर परसेंटेज जो है वो 40% से कम है। अब ये नेक्स्ट लाइन पर आगे कोई आगे जगह नहीं है, आप लोग इसको एक दफ़ा ये एक सिंगल लाइन में देखना चाहें तो ये फार्मूला बार में देख सकते हैं। अलबत्ता हमने इसको लास्ट में आके क्या बोला है कि जी जिसकी परसेंटेज 40% से अबव है उसको डी ग्रेड, और जिसकी परसेंटेज 40 से बिलो है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने एफ ग्रेड प्रोवाइड कर दिए, जो कि हमारी नज़र में एक तरह से फेल होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ब्रैकेट्स आपने ऑन किए हैं ना इफ़ लगाने के बाद, देखें ना, इज इक्वल टू इफ़ E8 से पहले ब्रैकेट एक, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट दो, यहाँ पर भी एक, 3 4 5 और ये छठी ब्रैकेट, तो लास्ट में भी हमने ये ब्रैकेट्स क्लोज करनी है। तो शिफ्ट दबा के अगट्ठी यहाँ पर ना एक दफ़ा नई ब्रैकेट लगा दें, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जब आपके पास पहली ब्रैकेट का कलर ब्लैक है और जो लास्ट में आप ब्रैकेट्स दे रहे हैं इसका कलर ब्लैक आ जाए तो समझ जाइए कि हाँ भी हमारी जो ब्रैकेट्स हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक, एक दफ़ा दोबारा से देख लें पूरा फार्मूला, इज इक्वल टू इफ़, अगर ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया इसके अंदर जो परसेंटेज है वो 80 या 80 से अबव है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने इसको बोल दिया कि जी ए प्लस ग्रेड आ जाए। देन कॉमा लगा के अगली बात की तरफ गए जी, फिर से हमने इफ़ लिखा कि जी फिर भी अगर ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया इसके अंदर जो परसेंटेज है वो 70 या 70 से अबव है तो ए ग्रेड देना है जी। 70 की भी बात होगी,
80 की भी बात होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे आते गए कि जी 60% से जो अबव है उसको बी ग्रेड दे दे जी। फिर 50 से अबव सी ग्रेड। ठीक है, यानी कि मैंने ये जिक्र की कि जितने भी नंबर्स हैं ना, ये आप कह लें कि नो नंबर्स को कवर कर रहे हैं, 9 नंबर्स को। 80 तो ज़्यादा है ना, 70 79 तक जा रहा है, 60 69 तक जाएगा बी ग्रेड, 50 59 तक, 40 49 तक, क्योंकि आगे दूसरे जो ग्रेड्स हैं उनके एरिया की बात हुई भी ऑलरेडी। तो सेकंड लास्ट में हमने बोला जी कि जो 40 से अबव है परसेंटेज या 40% है उसको डी ग्रेड देने। और लास्ट में जाके हमने सिर्फ बोल दिया कि जी जिसकी परसेंटेज 40 से बिलो है, 40% से जिसकी परसेंटेज कम आ रही है जैसा कि 39 38 वगैरह, उनका हमने बोल दिया कि जी एफ ग्रेड दिया जाए। और एट लास्ट हमने ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए जितनी हमने ओपन की थी। ये करने के बाद जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा इसका आ रहा है डी ग्रेड। वजह क्या है, क्योंकि 45% है और हमने यहाँ पर बोला हुआ है कि जी जिसके मार्क्स 40 से अबव हैं उसको जैसे डी ग्रेड दे देने, तो इसलिए यहाँ पर ये डी ग्रेड आ रहा है। सी ग्रेड इसलिए नहीं आ रहा क्यों, हमने 50 से अबव की बात की है, ये तो 45 है। तो इसको भी जब हम पास फेल की तरह ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये लें जी, ओ मेजोरिटी के एफ ग्रेड आ रही। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्रेडिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। ये 92 है यानी कि 80 से अबव है, इसलिए वो ए प्लस ग्रेड दे रहे। अब यहाँ पर ना ज़रा टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसा कि मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ जी 98, तो 82% बन रही है और 82% 80 से अबव है तो उसका ए प्लस ही आएगा ग्रेड। फिर अगर हम यहाँ पर 90 नंबर लिख दें तो ये 75% है तो उसका ए ग्रेड आ रहा है, क्योंकि हमने 70 से अबव को बोल दिया कि हाँ भी तुमने ए ग्रेड देने। तो 70 से अबव यही 75 जो है। फिर इस तरह हम डिक्रीज़ करें जैसा कि 81, तो ये 68% बन रही है तो ये बी ग्रेड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने बोल दिया कि जी 60 या 60 पर अबव जो परसेंटेज है उसको बी ग्रेड दिया जाए, तो इसलिए हमारे पास ये बी ग्रेड है। फिर यहीं पर आहिस्ता आहिस्ता अगर हम डिक्रीज़ करते हुए आए नीचे 69, 58% है तो उसकी सी ग्रेड। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे पास ये आंसर ऑटोमेटिक आ रहा है जी। लास्ट में 40% है सेकंड लास्ट टाइम यानी कि, तो जैसा कि अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 55, तो ये 46% बन रही है जो कि 40% से एटलीस्ट अबव है। लेकिन अगर कोई ऐसी परसेंटेज है जो 40% से भी कम आ रही है तो उसके आगे एफ ग्रेड आ जाएगा। 33 जो है वो 40% से कम है तो हमें वो एफ ग्रेड दे रहे हैं। याद रहे हमने यहाँ पर नंबर का नहीं बोला, यहाँ हमने परसेंटेज का बोला हुआ है कि जितनी परसेंटेज है उस हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम है। तो नंबर चेंज करें तब ये ग्रेड चेंज हो रही है। ये ना मानेगा कि हाँ भाई यहाँ 40 लिखा हुआ है तो इसलिए वो एफ ग्रेड दे रहे हैं, नो, परसेंटेज से वाली है ये ग्रेडिंग सिस्टम काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम ये ग्रेड्स भी जो है इसको लगा के दे सकते हैं। अगेन इफ फार्मूला है, बस बार बार रिपीट हो गए। कल बस दो ही सूरतें थी हमारे पास कि जी आप या पास कर लें या फेल, इसलिए वो ज़रा शॉर्ट सा था। लेकिन आज हमारे पास मल्टीपल कंडीशन थी कि जी ए प्लस नहीं है तो ए चेक करो, ए नहीं है तो बी, बी नहीं है तो सी, सी नहीं है तो डी। इस तरह से हमारे पास ये 6 ग्रेड्स आ गए थे। तो इसलिए हमें यानी कि ना बार बार वो रिपीट करना पड़े फार्मूला। तो ये जो है हमारे पास इफ़ ग्रेड के फार्मूले में हमने इस्तेमाल किए। इसके अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। ऑल टाइप इफ से आप ये नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, इसलिए तो वहाँ पर भी आपको ये लेंथ ही लिखना पड़ेगा। इसलिए यानी कि रिकमेंडेड यही है कि मैनुअली कर लें, वहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन इनेबल हैं।
बाकी सब हफ्सा, मरियम, मिर्सा, आफाक, आप सबको क्लियर हुए? सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं पेशेंस से। समझाने की बात नहीं, आगे समझ भी आए वो बात है। टेस्ट की बारी पता चलेगा क्या समझ आई है, लेकिन नहीं, ठीक ठीक। अच्छा जी, तो ये तो था हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। अब चाहें तो आप ना यहाँ रिमार्क्स भी लगा सकते हैं। रिमार्क्स से मुराद वो यानी कि होता है ना, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एप्रिशिएटेड, नीड हार्ड वर्क, पुअर, ये सारा आ जाता है। तो बस जहाँ पर आपने ए प्लस लिखा है वहाँ पर आप एक्सीलेंट लिख लें, यानी कि इस जगह पर। जहाँ पर आपने ए ग्रेड लिखा है वहाँ वेरी गुड लिख लें। जहाँ पर बी ग्रेड है वहाँ पर सिर्फ गुड लिख लें। जहाँ पर सी है वहाँ पर लिख लें जी एप्रिशिएटेड। जहाँ डी है वहाँ लिख लें नीड हार्ड वर्क। और जहाँ एफ ग्रेड है वहाँ पर पुअर लिख दें। तो ये रिमार्क्स वाला भी सिस्टम बन जाएगा। बात वही है कि फार्मूले समझनी है, रट्टा नहीं लगाना कि हाँ भी ए प्लस बताया जी 80 पर, तो आप 80 पर ही ए प्लस लगा रहे हो। क्या था किसी जगह पर 90 से अबव वाले को ए प्लस ग्रेड देना हो, तो वहाँ 90 से अबव हम लिख लेंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रेड के बाद एवरेज फार्मूला। अगर हम पूरी क्लास की और ओवरऑल ग्रेडिंग परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसलिए एवरेज फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, जिससे हमें यह मालूम होगा कि पूरी क्लास का मजमूआ ग्रेड और परसेंटेज क्या है। यानी कि अब मिसाल है कि हमारे पास बल्कि शीट बनी हुई है। अब यहाँ ये परसेंटेज निकली हुई है और ये परसेंटेज हर स्टूडेंट की है। हाँ भैया, अली की क्या परसेंटेज है 45, कमरान की 33, आतिफ की 65, वकास की 37, सुहेल की 46। ये तो इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट की है। अब हम ज़रा एक यूं ना सिनेरियो बना लेते हैं कि आप कह लें कि ये एक स्कूल है। यहाँ पर जो है ये इस क्लास के जो टीचर हैं ना वो हैं नवीद। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये नवीद के हैं जी यहाँ पर। अब मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं नवीद को कहता हूँ कि हाँ भाई आपकी क्या क्लास की परसेंटेज आई है, क्लास की क्या परसेंटेज आई है। अब नवीद मुझे यूँ नहीं कहेंगे सर जी अली की 45 आई है, कमरान की 33 आई है, आतिफ की 65। ये तो एक एक स्टूडेंट की है। मैंने क्या बोला कि जी पूरी क्लास की क्या परसेंटेज आई, यानी कि आपकी क्लास की क्या परसेंटेज आई है। इन अदर वर्ड्स कि आपकी क्लास कितने परसेंट पास है। तो उसके लिए जो है हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। तो एवरेज हम वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। एक औसतन वैल्यू निकल के आती है। जैसा कि अगर मैं ये कहूँ जी कि जी बाइक में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो आपका वो बाइक कहाँ तक जाता है। तो कोई भी बंदा उसको पिन पॉइंट नहीं बताएगा कि हाँ भाई फलानी जगह जाके ये रुक जाएगा। बस आगे तौर पर जी वो टेक्सला से चलेगा बाइक, एक इलाका है जी टेक्सला से चलेगा तो वो वहाँ पर आके रुक जाएगा। क्या मिसाल ने, हसन अब्दाल। तो जरूरी तो नहीं है हसन अब्दाल का जहाँ बोर्ड लगा होगा वहीं आके बाइक ख़त्म, रुक जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। क्या पता कभी उससे थोड़ा सा आगे चला जाए, क्या पता कभी थोड़ा सा उससे पीछे चला जाए, पहले ही रुक जाए। तो ज़्यादा नहीं न कम, एक दरमियानी वैल्यू। तो उसके लिए हम एक एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये परसेंटेज है तो हम वही जिक्र है कि मैंने पूरी क्लास की एक मजमुआ देखने के यहाँ भी पूरी क्लास की क्या परसेंटेज निकल रही है। तो उसके लिए हम एक एवरेज का फार्मूला निकालेंगे। ठीक है? तो एवरेज का फार्मूला सिंपल है, इज इक्वल टू एवरेज ही लिखेंगे। एवरेज ब्रैकेट ऑन। तो जिस तरह हमने सम का फार्मूला यूज़ किया था ना जिसके अंदर हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेते थे, उसी तरह यहाँ पर आप ये सारी परसेंटेज सेलेक्ट कर लें। याद रहे एवरेज जो है वो नंबर्स की निकलेगी,
देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ रहा है जी 40%। 40% से मुराद कि हम ये कह सकते हैं कि जी ये जो क्लास है इसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 40% है, यानी कि 40% बच्चे पास हैं। कुछ के बहुत ज़्यादा नंबर हैं, कुछ के बहुत कम हैं, कुछ 10% वाले भी हैं, 18% वाले भी हैं, कुछ 92 वाले भी हैं, 65 वाले भी हैं, 70% वाले भी हैं, लेकिन ना ज़्यादा ना कम, दरमियानी जो परसेंटेज है वो है जी 40%। तो नवीद मुझे यूँ बताएंगे कि जी सर मेरी क्लास की जो परसेंटेज है वो 40% है, लेकिन मैं अगर ये कहूँगा कि हाँ भी उम्र की क्या परसेंटेज है, ये तो मुझे वो इंडिविजुअल बताएंगे कि हाँ भी उम्र की 10% है, वकास की यूँ है, इस तरह से। ठीक है ना। अगर हम ये एवरेज ग्रेड्स पर अप्लाई करते हैं मिसाल के तौर पर, यानी कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एवरेज लिखता हूँ ना, जगह सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज की और इंटर दबाया, तो ये एरर देगा। अब आपके जहन में आएगा हाँ भी पूरी क्लास को क्या ग्रेड दिया जाए, तो आप खुद ही देख लें कि हमने जो इफ़ फार्मूला लगाया है उसके अंदर हमने क्या बोला जी कि जिसके नंबर 40 से अबव हैं या 40 के बराबर हैं उसको डी ग्रेड देना है। तो ये 40 जो है हमारा वही बराबर ही है, बचत हो गई है क्लास की, तो इसका डी ग्रेड ही बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ ना, एक सेकेंड, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू है लेस देन 40, तो ये आई थिंक पॉइंट्स के दौरान आंसर आ रहा होगा ना, इसलिए हमारा ये एफ ग्रेड में आ रहा है, लेकिन हम इसको डी कह सकते हैं। चलें जी सियासत कर लेते हैं यहाँ पर, सो की ज़रा परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, ये लें। हाँ भाई क्लास की ओवरऑल परसेंटेज 42 है, और इस क्लास का जो ग्रेड बन रहा है पूरी क्लास का वो डी ग्रेड है। मेरे क्लास के अंदर देख लें, पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ ए प्लस वाला एक है और ए वाला भी एक ही है, लाइन लगी हुई है एफ ग्रेड की। तो यूं जो हम ये एक एवरेज भी निकलवा सकते हैं, अब वो चाहे नंबर्स की हो या परसेंटेज की हो, वो आप पर है। तो ये जो है हमने आज देखा है जी, लेसन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया।